Hello students, welcome in physics class. From today we will discuss the chapter work, energy and power. Work, energy and power, all the three terms are related and some confusing words also. Okay, so first of all, work in our social life, in our society or in our day-to-day life and in scientific world, meaning of work is different. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो वर्क का मीनिंग है हमारे सोशल लाइफ में और साइंटिफिक मीनिंग जो है उसका किस तरह से डिफरेंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे और वर्क क्या होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क क्या है। तो वास्तव में वर्क जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय मैकेनिकल मीन्स। वाकई में अगर हम देखें तो वर्क इज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय मैकेनिकल मीन्स, किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है, किसी मैकेनिकल मीन्स के द्वारा, साधन के द्वारा, जो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ ये भी बताने की ज़रूरत है कि वर्क अगर कहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ एनर्जी या तो एक्सपेंड होगी या एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो दोनों बातें होती है। एंड वर्क अगर हो रहा है तो एनर्जी एक्सपेंड भी होती है और एनर्जी स्टोर भी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि जो वर्क करने वाला है, जो एजेंट है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी एक्सपेंड होगी। और जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी प्लेस से मूव हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होगी, चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब बॉडी पे वर्क किया जा रहा है तो जो वर्क करने वाला है, एजेंट है, उसकी एनर्जी एक्सपेंड होगी, खर्च होगी। और जिस बॉडी पे वर्क किया जा रहा है उस बॉडी की एनर्जी, उस बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी या उस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन को वर्क के दौरान वायलेट नहीं करता है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब होता क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी एक्सपेंड भी होती है और एनर्जी स्टोर भी होती है। तो एनर्जी जो है स्टोर होती है, दोनों फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी। तो बॉडी पे अगर वर्क किया जा रहा है और वर्क करने के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। और अगर बॉडी मोशन में आता है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वर्क क्या है। वर्क का वास्तव में जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है थ्रू मैकेनिकल मीन्स। और कहीं वर्क हो रहा है तो वहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एनर्जी या तो एक्सपेंड हो रही है और दूसरे बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क है क्या, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहां ध्यान देने की जरूरत है कि वर्क कब कहा जाता है कि वर्क हो रहा है,
तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ बॉडी जो है अपने जगह से मूव कर रहा है, तब माना जाता है कि वर्क हो रहा है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो वर्क होने के लिए नेसेसरली 3 कंडीशन है, ठीक है। और उसमें भी जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि जो बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए वो अप्लाइड फोर्स के अलोंग होना चाहिए। बॉडी का जो मूवमेंट होना चाहिए वो अप्लाइड फोर्स के अलोंग होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ड्राइंग में कि यहाँ पर एक बॉडी है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स F अप्लाई किया। तो फोर्स F अप्लाई करने के बाद बॉडी पॉइंट A से डिस्प्लेस होकर के पॉइंट B तक पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो क्या है, फोर्स अप्लाइड फोर्स के अलोंग है, दोनों एक दूसरे के अलोंग है। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। हम कैसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन ऐसा हो कि जब बॉडी अप्लाइड फोर्स के अलोंग डिस्प्लेस ना हो, तब उसमें क्या करेंगे हम, तब फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट के अलोंग बनाएंगे। किस तरह से, आप लोगों ने माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पर देखिए कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो जब फोर्स क्या है, यहाँ इस केस में देखिए ये एक बॉडी है जो पॉइंट ए पर है और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा फॉर्म करते हुए, ठीक है। और इसको डिस्प्लेस जो किया गया बी तक किया गया, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट है, वो एस है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि जब फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं हो तो सीधा सा सवाल है कि हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फॉर्म करेंगे, उसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह से क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा हमने माना हुआ है, ठीक है। तो करेंगे क्या हम कि अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नॉट अलोंग, फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। तो माय डियर स्टूडेंट्स फोर्स क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस फोर्स का हम रिजोल्व करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट फाइंड करेंगे इस फोर्स का जो नेसेसरली इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, ठीक है। तो जब हम दो कंपोनेंट में फाइंड कर लेंगे, तो यहां पर देखिए अब इसको हमने क्या मान लिया कि फोर्स का एक कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया जिसको हमने कहा कि जी एफ एस है, मतलब एफ एस से मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट एस के अलोंग है। तो माय डियर स्टूडेंट जब भी हम फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब है कि जब हमने एक कंपोनेंट जो नेसेसरली क्या है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो दूसरा कंपोनेंट इस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया, अब इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट एस के अलोंग हमने फाइंड कर लिया एफ एस, ठीक है। तो अब ये वास्तव में होगा कितना, तो इसके लिए हम यहां से अब क्या कर रहे हैं, यहां से एक देखिए यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें ये क्या है, हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि ये कितना है। हमें ये पता है कि एफ है और ये थीटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, क्या ले रहे हैं, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा ले रहे हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, आप जानते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें बेस क्या हो गया, बेस को हमने एफ एस माना हुआ है और हाइपोटेनियस तो एफ है ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ एस जो हुआ,
एफएस से मतलब है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो एफएस हो गया यहाँ पर एफ कॉस थीटा हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो फोर्स था यहाँ पर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा था वो डिस्प्लेसमेंट एस के अलोंग नहीं था, लेकिन हमने क्या कर लिया, इसको इस फोर्स को रिजोल्व करके दो कंपोनेंट फाइंड कर लिए, और एक वो कंपोनेंट जो नेसेसरली क्या है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और वो कितना है एफएस है, जो कि एफएस आया एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से देखो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, उस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इस तरह से रिजोल्व करके हम एक कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे, और उसी कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो फिर मैं बता रहा हूं कि वर्क है क्या। वर्क इज कब कहा जाता है कि वर्क हो रहा है, तो वर्क इज सेड टू बी डन if body is displaced along the direction of applied force, but एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है वर्क का, वो क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क किस तरह से है कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट along द अप्लाइड फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क क्या है, वर्क को अगर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्क क्या होगा, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो F क्या है, F अप्लाइड फोर्स है, और S क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्क कितना आ रहा है, W वर्क W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो एफ एस कॉस थीटा है, अब थीटा क्या है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, तो थीटा वही है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें, वास्तव में अगर हम देखें तो इस वर्क W को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे, F और cos थीटा को एक साथ ले लें तो F cos थीटा आ गया इंटू एस। अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने पहले ये कहा था डेफिनेशन में कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जब बॉडी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम उस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग बनाएंगे। और वास्तव में यहां देखेंगे तो ये F cos थीटा क्या है, F cos theta is along component of force which is along the direction of displacement। ठीक है, तो इस तरह से हमें वर्क के लिए हम चलेंगे, वर्क W इक्वल टू क्या है, वर्क को जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज along the direction of। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास वास्तव में जो फार्मूला आ रहा है वर्क का वो क्या आ रहा है, वर्क W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब हम कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क डन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर अगर आप फार्मूला में देख रहे हो तो सबसे पहला है फोर्स। तो वर्क डन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि जब फोर्स अप्लाई हो तो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ डिस्टेंस मूव करे, तब वर्क माना जाएगा। और दूसरा कि वर्क जो है, वर्क पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा कि जैसे यहाँ पर आप देखिए ये भी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल थीटा है ये भी वर्क डन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इस पर डिपेंड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो वर्क डन है वो कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो देखिए, जब क्या हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अलोंग हो,
दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री हो जाए तो हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। तो देखिए वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अलोंग हो। इसका हम डिटेल में मेंशन करेंगे अभी हम जब हम नेचर ऑफ वर्क की बात करेंगे तब, ठीक है। लेकिन जब यहां पर ऐसा हो कि जब फोर्स क्या हो, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम जानते हैं कि cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए कि जब क्या है कि फोर्स भी अप्लाई हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन से, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर क्या हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में क्या होगा कि वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो इसका हम आगे डिटेल में अभी करते हैं स्टडी नेचर ऑफ वर्क में, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इस फोर्स को हम 3 डायमेंशनल कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क को अगर हम 3 डायमेंशनली कंसीडर करें तो इसके लिए क्या है कि सपोज करिए कि फोर्स जो है, फोर्स हमारे पास कितना है, फोर्स को हम तीनों डायमेंशंस के कंपोनेंट अगर हम फाइंड कर ले, किस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि पहले आई जे और के क्या है, आई जे और के जो है यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हम क्या है कि जो फोर्स है, फोर्स को हमने कैसे तीनों कंपोनेंट्स में निकाला, तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस क्या है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है। ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एस के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि वर्क क्या है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के लिए एफ डॉट एस लिखा हमने। एफ की वैल्यू देखिए यहाँ तक है और एस की वैल्यू ये है। जब दोनों का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि जो यहाँ पर आई के साथ क्या होता है, आई का आई के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 होता है, लेकिन जब हम आई का जे के साथ या जे का के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। तो हमने इसलिए हमने क्या किया कि ये एफ एक्स आई का एक्स आई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो लिया हुआ है, एफ वाई का वाई जे के साथ और एफ जेड का जेड के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर टर्म लिया हुआ है। तो वर्क डन कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, ये वर्क डन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, जब हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है 3 डायमेंशनल दिया हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट दिए हुए हो, तो उन कंपोनेंट का हम यूज करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ वर्क के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम फाइंड करना चाहते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क, तो हमारे पास फार्मूला है, वर्क क्या है, वर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एस का डायमेंशन एल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क देखिए यहाँ से एम एल टी माइनस 2 इंटू एल हो गया एम एल टू टी माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन डब्ल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क की।
देयर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ वर्क। बेसिकली हम दो तरह के यूनिट की बात करते हैं, पहले एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट। जब एब्सोल्यूट यूनिट से मतलब है कि जब हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सप्रेस नहीं करें तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट यूनिट होगा। और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क जो होता है दो तरह के होते हैं। एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स MKSA, ठीक है, या जिसको हम SI यूनिट भी कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है, SI यूनिट ऑफ वर्क जो है, जो कि एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट जो वर्क का है, एब्सोल्यूट यूनिट वो क्या है, जूल है, ठीक है। और जूल को हम J से डिनोट करते हैं, कैपिटल J से, क्योंकि ये जो है ग्रेट फिजिसिस्ट के ऑनर में रखा गया हुआ है जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। और उन्हीं के ऑनर में रखा गया, इसलिए हम J को हमेशा, या जब भी हम जूल लिखेंगे तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, और कैपिटल J से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जब एब्सोल्यूट यूनिट की हम बात करेंगे तो होगा CGS यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट में क्या है, CGS यूनिट है यहाँ पर अर्ग, ठीक है। अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, ओके। अब बात आती है कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो 1 जूल वर्क होता है वो 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन है किसमें, जूल और अर्ग में, वो ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है, जूल और अर्ग, तो ये वास्तव में जो जूल 1 जूल वर्क कितना होगा या 1 अर्ग वर्क कितना होगा, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 जूल वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 1 जूल वर्क कितना होगा। तो 1 जूल वर्क क्या कहेंगे कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फार्मूला W इक्वल टू क्या है, FS cos थीटा है। तो यहाँ पर हम cos थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं इस तरह से कि W इक्वल टू F cos थीटा क्या है इंटू S है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि F cos थीटा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग अप्लाइड फोर्स है। F क्या है, ये F cos थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट S के अलोंग अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो 1 जूल वर्क जो हो रहा है उसका मतलब हुआ कि जब ये कितना हो, 1 न्यूटन हो, अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना हो, 1 न्यूटन हो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 1 मीटर हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ 1 जूल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें अब अर्ग की कि 1 अर्ग वर्क कितना हुआ, तो 1 अर्ग वर्क का मतलब है कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डाइन एक्चुअली मूव्स ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 1 अर्ग की बात करेंगे तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पर जो हमारे पास W इक्वल टू क्या है, F cos थीटा इंटू S है। F cos थीटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं F cos थीटा है कि वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ठीक है। तो 1 अर्ग की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 1 अर्ग वर्क का मतलब है कि जब हम बॉडी के ऊपर 1 डाइन का फोर्स एक्सर्ट करें, कितना, 1 डाइन का फोर्स एक्सर्ट करें, और उस 1 डाइन के फोर्स से बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस कवर हो, मूवमेंट हो, तो हम उस वर्क डन को क्या कहेंगे,
1 अर्ग वर्क डन कहेंगे, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको बता ही दिया हूं कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। तो जो 1 जूल होता है वो 10⁷ अर्ग वर्क के इक्वल होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क जो बेसिकली दो तरह के होंगे, एक किलोग्राम मीटर जिसको हम केजीएम से डिनोट करेंगे, और दूसरा ग्राम सेंटीमीटर जिसे हम जीसीएम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बात आ रही है कि जब वहाँ 1 किलोग्राम मीटर वर्क की जब हम बात करें तो 1 किलोग्राम मीटर वर्क कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, जो यहाँ पर फोर्स है एफ कॉस थीटा, फिर मैं बता रहा हूँ कि एफ कॉस थीटा हम क्यों ले रहे हैं। तो हम एफ कॉस थीटा इसलिए ले रहे हैं कि ये एफ का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे 1 किलोग्राम मीटर वर्क की, तो ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम फोर्स होना चाहिए, ठीक है। और वो भी किसके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम मीटर वर्क से क्या मतलब है, 1 किलोग्राम मीटर वर्क वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो किसी बॉडी के 1 किलोग्राम के बॉडी पर अप्लाई होने पर, 1 किलोग्राम मास वाले बॉडी पे अप्लाई होने पर उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे। तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम मीटर वर्क बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर का। तो ग्राम सेंटीमीटर वर्क से क्या मतलब है, 1 ग्राम सेंटीमीटर वर्क से क्या मतलब है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर वर्क वह अमाउंट ऑफ वर्क है जो बॉडी के, उस बॉडी के जिसका मास 1 ग्राम हो और उस पे अप्लाई होने पर 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे। तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 ग्राम सेंटीमीटर का, 1 ग्राम सेंटीमीटर वर्क हम कहेंगे इसे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि जो किलोग्राम मीटर वर्क है और ग्राम सेंटीमीटर वर्क है तो उसमें रिलेशन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम मीटर जो है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 10⁻³ ग्राम होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 10⁻² सेंटीमीटर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 10⁻³ इंटू 10⁻² क्या हो गया, 10�5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम मीटर वर्क जो होगा वो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर वर्क के इक्वल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस सेगमेंट में नेचर ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ वर्क से क्या मतलब है, नेचर ऑफ वर्क से मतलब है कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क निगेटिव होगा और कब वर्क नहीं होगा, मतलब कब वर्क 0 होगा। तो 3 कंडीशन है नेचर ऑफ वर्क के लिए, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और 0 वर्क। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये लेते हैं, डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क कब होगा। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी के ऊपर लगाया गया अप्लाइड फोर्स क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होने के लिए देखिए, सबसे पहले हम वर्क जो बात करते हैं तो वर्क होता क्या है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे ये क्या बनता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम वर्क इज इक्वल टू ऐसे ले लेते हैं, एफ कॉस थीटा ले लेते हैं एक साथ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दे रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने एफ कॉस थीटा, एफ का फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट एस के अलोंग हमने फॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो कि जो वर्क डन है वो 3 फैक्टर्स में डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है।
कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस फोर्स की वजह से बॉडी जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कब कब जो है पॉजिटिव वर्क होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि देखिए जो एंगल है, देखो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन वर्क पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है एंगल थीटा पे। किस तरह से डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, कि थीटा की वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा is greater or equal to 0 and less than 90 डिग्री, तब उस समय देखिए इफ वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क डन W इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों? इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होना चाहिए कि जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वर्क डन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल्स क्या है, पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल्स क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम इस तरह से एग्जांपल आपको बता देते हैं कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब कोई बॉडी जो है फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो आप देखिए कि उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मास m है तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर लगने वाला वेट जो होगा वो mg होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि इसी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, उसी की वजह से बॉडी नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है, एक दूसरे के अलोंग है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो गया, Fs cos थीटा से वर्क डन क्या हो गया, Fs cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, तो वर्क डन क्या हो गया, Fs हो गया, जो कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और भी एग्जांपल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज पॉजिटिव। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लिफ्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। हालांकि यानी कि यहाँ पर वर्क जो हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर उस केस में क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। मैं वो आगे दिखाने जा रहा हूँ, बट और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि व्हेन ए लॉन रोलर इज पुल्ड बाई अप्लाइंग अ फोर्स अलोंग द हैंडल at an acute angle, work done by the applied force is positive. Another case है कि when a gas filled in cylinder fitted with a movable piston is allowed to expand, work done by the gas is positive. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब अगर हम एक स्प्रिंग को क्या करें, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वर्क डन जो है स्ट्रेचिंग फोर्स के द्वारा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेते हैं निगेटिव वर्क के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम निगेटिव वर्क कब होगा, तो जब बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, अगेंस्ट में हो,
अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। सपोज करिए कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसका मास m है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बॉडी का वेट होगा W इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो हम इसको क्या करें, अगर हम इसको लिफ्ट करना चाहते हैं, ऊपर की ओर उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कितना कम से कम फोर्स लगाना होगा, हमें कम से कम इस बॉडी के वेट के बराबर फोर्स लगाना होगा, तभी ये बॉडी क्या होगा, ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे द्वारा जो एक्सर्टेड फोर्स अगर उस ऊपर की तरफ कितना हो, F हो, ठीक है, और वेट क्या हो, नीचे की तरफ हो, तो देखिए यहाँ पर दो फैक्टर हैं वर्क करने के। वर्क जो हो रहा है उसके लिए दो एजेंट हैं। पहला हम बात करेंगे, एक तो हम वो एजेंट जो इस बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F है, ठीक है। तो जब हम इस F के द्वारा अगर हम इस एजेंट के द्वारा अगर हम बात करेंगे वर्क डन की तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के द्वारा वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, उस केस में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों निगेटिव होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि ये बॉडी का वेट जो है नीचे की तरफ है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, इस केस में 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए इन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनके बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर अब थीटा के जगह पे 180 डिग्री रख रहे हैं तो वर्क डन कितना हो गया, एफ एस कॉस 180 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो वर्क हो गया -FS, जो कि क्या शो कर रहा है, निगेटिव शो कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि वर्क डन निगेटिव कब होगा, कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा बड़ा हो और 180 डिग्री के बराबर हो या 180 डिग्री से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। और निगेटिव वर्क डन का ये एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम ले वर्क निगेटिव वर्क डन का, तो जैसे एक वेल में से हम बकेट और रोप की हेल्प से हम वाटर को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो देखिएगा हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स ऊपर की ओर होगा, ठीक है। क्यों हम ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे, देखिए जब हम फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई कर रहे हैं तो जो बकेट विच इज फिल्ड विद वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, लिफ्ट हो रहा है। तो हमारे द्वारा वर्क डन क्या होगा, हमारे द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और बॉडी पर लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है और वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और उस केस में क्या होगा कि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होगा वो निगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जीरो वर्क की। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब निगेटिव वर्क की, सॉरी जीरो वर्क की। तो जीरो वर्क कब होगा, इसके लिए सबसे पहले हम एक केस ले रहे हैं कि एक हेवी बॉक्स है जिसका मास हमने मान लिया m है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, कितना होगा, W इक्वल टू mg होगा, ठीक है। और एक ये पोर्टर है या कोई इंडिविजुअल है जो इसको क्या कर रहा है कि इधर की तरफ अपने हेड पे यहाँ A से यहाँ तक लेके आ रहा है, A से B की ओर लेके जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो
ये जो पोर्टर है या जो लिफ्ट करके ले जा रहा है इस हेवी बॉक्स को, तो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और बॉडी का जो